नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और आपको बताएंगे कि आखिरकार किस कदर प्रेम में परिवार वाले दुश्मन बन बैठे। फरीदाबाद में प्रेम प्रसंग के चलते 3 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने लड़की के पिता और चाचा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हत्या करने के बाद शव को जंगलों में फेंक दिया गया था, जिसके 2 दिन के बाद शव की शिनाख्त हुई। बता दें कि इस हत्या के बाद लोगों ने थाने पर जमकर हंगामा किया था और पुलिस पर भी पीड़ित पक्ष को धमकाने का आरोप लगाया था। पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहे ये वही 3 लोग हैं जिन पर फरीदाबाद के सराय इलाके के ऋषि नाम के युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। बता दें कि मृतक के परिजनों का आरोप था कि लड़की के घर वालों ने साजिश के तहत लड़की के माध्यम से ऋषि को फोन करके रात को अपने घर बुलाया और उसके बाद युवक की तेजधार हथियार से हत्या कर दी गई। इस मामले में परिजनों की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब लड़की के पिता ब्रजेश, उसके भाई और नौकर धीरज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अभी जांच जारी है। पूछताछ के बाद हत्या में इन सभी की भूमिका के बारे में पता चलेगा। फिलहाल पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड की मांग 2 दिन पहले हमारा जो थाना क्षेत्र है इसके अंदर एक युवक की लाश मिली थी, जिस पर पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर ही युवक की शिनाख्त कर ली थी और आरोपियों की पहचान कर ली गई थी। आरोपियों में से 3 जो आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने वालों में जो ब्रजेश नाम का एक युवक है, एक उसके यहाँ पे काम करने वाला नौकर धीरज और एक उसका जो भाई है, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या ये प्रेम संकट के ही चलते हुए ना हत्या हुई है? देखिए, अभी तक जो है आरोपियों ने जो खुलासा किया है और हमारी जो इन्वेस्टिगेशन आई है उसमें ये निकल के आया है कि जो मृतक है उसकी आरोपी की जो लड़की है उस लड़की के साथ दोस्ती थी और उससे मिलने के लिए वो गया था। क्या वो लड़की के क्या क्या लगते हैं और कौन है वो लोग? जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से एक जो लड़की है उसका पिताजी है, एक लड़की का चाचा है और एक लड़की के यहाँ काम करने वाला नौकर है। बढ़ता अगली खबर की और एक तरफ सरकार कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीनेशन का काम जोरों पर कर रही है, तो वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी व कर्मचारियों पर वैक्सीनेशन लगाने वाले लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाबी सेवा समिति के प्रधान और पदाधिकारियों ने इस मामले में सीएम ऑफिस को ट्वीट किया है और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को शिकायत की है। शिकायतकर्ता ने सरकार से ये मांग की है कि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वैक्सीन को हेल्थ वर्कर बेचने का काम कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है नजारा बल्लभगढ़ में आर्य समाज मंदिर का है, जहां पंजाबी सेवा समिति बल्लभगढ़ द्वारा वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। कैंप तो लगाया गया, लेकिन वैक्सीनेशन करने वाले हेल्थ वर्करों और अधिकारियों पर भी आयोजकों ने आरोप लगा दिए। समिति के प्रधान और हरियाणा व्यापार मंडल के अध्यक्ष की माने तो उन्होंने एक वैक्सीनेशन कैंप लगाया था, जिसमें वैक्सीन लगवाने आए काफी लोग अपने घर बिना वैक्सीन लगवाए ही लौट गए था और हमने उनसे 400 वैक्सीन मंगाई। हमने 400 रजिस्ट्रेशन सुबह कर दिए। लोगों 6 बजे से आ गए थे, उनका रजिस्ट्रेशन करके उनको टोकन पकड़ा दिए। जैसे ही स्टाफ आया, सरकारी स्टाफ, और उन्होंने पीछे के दरवाजे से कम 3 बार में 10-10 करके 30-35 लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया। जब उनके इंचार्ज आए मिस्टर करण सिंह हेल्थ इंस्पेक्टर, तो उसको हमने इसकी शिकायत करी। तो पहले तो उसका व्यवहार बिल्कुल ही अमानवीय था। उसके बाद बोला कि कोई बात नहीं, मैंने 500 वैक्सीन और मंगा दी है और आपके पास मैं 650 वैक्सीन छोड़ के जा रहा हूँ, आप आराम से निश्चिंत होकर के वैक्सीनेशन कराइए। लेकिन जिन लोगों को हमने टोकन दे दिए थे और 4 बजे तक का समय दिया हुआ था, जब टाइम 3 बजे हुआ तो स्टाफ ने अपना बैग पैक किया और बोले कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। इस प्रकार से हमारी इसमें बहुत ज़्यादा इंसल्ट हुई है, क्योंकि जो ये हेल्थ वर्कर आए थे, जो स्टाफ आया था, इन्होंने मिलीभगत करके अपने लोगों को वैक्सीन लगा दी। और जो ये मामला ऐसे है जी, पंजाबी सेवा समिति ने आर्य समाज में जाके वैक्सीन का कैंप लगाया था। जो हमने 400 वैक्सीन मांगी थी जाके, उसके बाद हमें जाके आदमी सुबह 150 वैक्सीन आई थी। उसके बाद एक करण सिंह जी हैं हेल्थ इंस्पेक्टर, उन्होंने की 500 और आ गई हैं, 650 हैं। हमने की थी, हमारे पास जाके हमने टोकन से बांटी है। 400 की जगह जाके हमें 500 जगह दे दोगे तो हमारे जाके जो बाहर पब्लिक खड़ी है, जिनको हमने टोकन नहीं दिए उनको दे देंगे। उन्होंने कहा कि जाके आदमी ठीक है, हम टोकन आपको जाके आदमी
तुम अपने आप बांट दो जाकर टोकन, 500 वैक्सीन लग जाएंगी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोविड की थर्ड वेव की आशंका के बीच उससे निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस बार कोरोना की चुनौतियों के लिए एंड टू एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई FMDA की बैठक में फैसला लिया गया है कि टेक्नोलॉजी के सहारे सॉफ्टवेयर बनाकर 3 तरह से कोरोना से निपटा जाएगा। FMDA की डिप्टी CEO गरिमा मित्तल की माने तो फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसकी एक और मीटिंग होनी है और डिविजनल कमिश्नर के साथ होने वाली इस मीटिंग में सजेशन के लिए जाएंगे। और गरिमा मित्तल का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए सिटीजन, पेशेंट और एडमिनिस्ट्रेशन 3 लेवल पर काम किया जाएगा। पहले लोगों से संपर्क साधा जाएगा, उसके बाद पेशेंट पर निगरानी रखी जाएगी और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम लोग पहले से ज़्यादा सक्रिय रहकर अपनी भूमिका निभा सकेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी के सहारे किया जाएगा। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि फिर से कोई ऐसी लहर आए, बट क्योंकि ये वायरस है, वायरस म्यूटेट करता है और हो सकता है कि हमें एक और वेव को सामना करना पड़े, तो तैयारी तो ज़रूर करनी चाहिए। जैसे कि FMDA की सेकेंड मीटिंग में डिसाइड हुआ था कि एंड टू एंड टेक्नोलॉजी की मदद से हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे और उसकी मीटिंग डिविजनल कमिश्नर सर के यहाँ भी हुई थी। तो अब एक फाइनल प्रेजेंटेशन जो है वो बनकर तैयार हुई है, जिसको हम पूरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में CMO साहब, DC साहब और एडमिनिस्ट्रेटर HSVP, पुलिस, बाकी सबके साथ साझा करेंगे क्योंकि एक टीम वर्क है। तो ट्यूसडे की एक मीटिंग डिविजनल कमिश्नर सर की अध्यक्षता में रखी गई है, जिसमें हम ये एक सॉफ्टवेयर जो बनाया है उसमें क्या और चेंजेस करने हैं उसकी सजेशंस लेंगे। किस तरह से काम करेगा जो सॉफ्टवेयर बनाया गया? 3 चीज़ों पर हमारा मेन फोकस रहेगा। एक तो है सोसाइटी, सिटीजन्स, उनको क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, कितनी रेगुलरली इन्फॉर्मेशन जा रही है। दूसरा ये होगा पेशेंट पे फोकस रहेगा और तीसरा रहेगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग पे। तो जैसे कि सिटीज़न में आप मानिए कि हम उनको कुछ ऐप्स के थ्रू रेगुलर इन्फॉर्मेशन देंगे और सिटीजन्स के जो भी इश्यूज़ होंगे उनको RWS के थ्रू भी हम एड्रेस करेंगे। और इसमें हमने वार्ड कमेटीज़ भी बना रखी हैं और बहुत अच्छा काम ऑलरेडी हो रखा है, उनको एक्टिवेटेड रखेंगे क्योंकि हमने यही देखा कि DCCC जो हमारे फील्ड में थे तो वहीं पर हमारे पेशेंट्स को ऑक्सीजन मिल जाती थी, तो वो चीज़ों को हम एक्टिवेट रखेंगे। और पिछली बार भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर बहुत बढ़िया काम किया था और हमारे SDMs और हमारे इंसिडेंट कमांडर्स ने अच्छा काम किया, तो उसको हम एक्टिवेट करेंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना पलवल जिले में कारगर साबित हो रही है। मार्केट कमेटी पलवल के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि जिले में किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। किसान एवं खेतिहर मजदूरों को दिन रात खेत खलिहानों में काम करना पड़ता है, उन्हें 24 घंटे कई तरह की दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। ऐसे में अगर परिवार के कमाई सदस्य की अकाल मौत हो जाए तो पूरे परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि कृषि कार्यों के दौरान खेत, गांव, मार्केट यार्ड और ऐसे स्थानों से आते जाते समय कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो इस योजना के तहत मार्केट कमेटी द्वारा पीड़ितों को वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना के तहत दुर्घटना के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, रीढ़ की हड्डी टूटी या स्थायी आवश्यकता होने पर 2.5 लाख रुपए, 2 अंग भंग हो जाने पर या स्थायी गंभीर चोट होने पर 1,87,500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसी प्रकार एक अंग भंग हो जाने या स्थायी चोट लगने पर 1.25 लाख रुपए और पूरी उंगली कटने पर 75,000 रुपए, आंशिक उंगली भंग होने पर 37,000 रुपए की राशि मार्केट कमेटी के माध्यम से दी जाएगी। मजदूर सुरक्षा योजना है। इसके तहत अगर किसी भी किसान का कृषि कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती है उसके बेचारे के साथ, तो उसमें हम उसको सहायता देते हैं, वित्तीय सहायता देते हैं। तो उस विक्टिम के लिए जैसे अगर बाय द वे डेथ हो जाती है तो उसको हम 5 लाख रुपए देते हैं। और अगर जैसे ब्रेकेज ऑफ बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी टूटे उसको 2.5 लाख रुपए। तो इस हिसाब से एक उंगली के लिए 37,500 रुपये, 2 उंगली के लिए 75,000 रुपये और अगर 4 उंगली तो 1,25,000 रुपये। मैक्सिमम 5 लाख रुपये देते हैं डेथ पर। बस इसके लिए यही है, मैं मतलब किसानों से थोड़ा
ये अपील करना चाहूँगा। एक तो वो कोई भी काम करे सावधानी से करे, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी बहुमूल्य है। 5 लाख रुपए से तो कोई काम ज़िंदगी कटती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो अपनी FIR कराएं और अपना पोस्टमार्टम कराएं, क्योंकि ये हमारे लिए मैंडेटरी है दोनों। जिले में कितने किसानों को लाभ दिया जा चुका? बहुत किसानों को दिया लाभ। अभी तक तो हमने अभी भी 3 केस आ रहे हैं जो अभी थोड़े हमारी जिनकी इंक्वायरी चल रही है। अब मैं ऐसे बताऊं तो एक बबीता वाइफ ऑफ लखनपाल है, उसको 1,25,000 का दिया है। एक 75,000 रुपये का तंत्री के हैं मोमराज हैं, और एक 37,500 रुपये कविता है राखोते की, उनको दिए हैं। और एक परशुराम है 37,500 रुपये लावलपुर के, उनके दिए हैं। पलवल की पलवल बस स्टैंड के समीप आधी रात को भूमाफिया द्वारा 3 दुकानों पर जेसीबी चलाकर उन्हें धराशायी करवा दिया गया। 3-4 गाड़ियों में सवार बदमाश रात 12:30 बजे उनकी दुकान पर 3 जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे और दुकानों को जेसीबी से तोड़ डाला। इसकी सूचना तुरंत डायल 112 पर दी गई, लेकिन इतनी देर में बदमाश इन दुकानों को पूरी तरह से धराशायी कर चुके थे। पीड़ित दुकानदारों के मुताबिक बदमाश हथियारों से लैस थे और गाड़ियों से सवार होकर आए थे। इस तोड़फोड़ में दुकानों में रखा लाखों का सामान चकनाचूर हो गया। दुकानदार तोड़फोड़ मामले में जवाहरलाल सुरेंद्र कुमार और हर्ष कुमार ने थाना शहर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 40 सालों से बस स्टैंड पर दुकानदारी करते हैं। ये दुकानें उन्होंने साधु राम शास्त्री नाम से व्यक्ति से किराए पर ली हुई थी, जिसका किराया वो लगातार देते हैं। उन्हें 15-20 दिन पहले दिलीप बिंदल नाम के एक व्यक्ति द्वारा धमकी दी गई। दिलीप बिंदल ने धमकी देते हुए कहा कि वो तुरंत दुकानें खाली कर दे और यहाँ से भाग जाए। दुकानें मैंने खरीद ली है, यदि दुकानें खाली नहीं कराई तो ना तो दुकान में माल बचेगा, ना तुम्हारी जान बचेगी। तोड़ करिए रात प्रधान हूँ जनरल मर्चेंट एसोसिएशन का। क्या है मामला? ये दुकानें 42 साल से किराए पर हैं, किराया दे रहे हैं बरकरार, केस चल रहा है। पहले शर्मा जी दुकान थी, अब यो के रात को उन्होंने दुकानें तोड़ दी बुलडोजर से 12:30-1 बजे के बीच में। चौक में तोड़ी, ये दलीप का नाम आ रहा है जी, दलीप बिंदल। और चौकीदार ने खबर करी, जब ये लोग आए तो ये और भी बता रहे गुंडागर थे, 20-25-30-50 लोग और भी थे, हथियार से लैस थे। ये सब दुबक गए कि ऐसा ना हो कि हमारा मर्डर ही हो जाए। जब उसके बाद चले गए, उन्होंने फिर भाग दौड़ करी है। ये कहा ये सामान भी इसमें नुकसान हुआ है, वो कितना नुकसान हुआ? देखो दुकान में ऐसा आइडिया आता नहीं है, लगभग दुकानें भरी हुई हैं। क्या नाम है? अमित। आपकी दुकान है? हाँ जी। क्या हुआ था यहाँ पर रात में? पता नहीं, चौकीदार का फ़ोन आया था कि जेसीबी चल रही है, फटाफट आ जाओ। जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिला। सब चीज़ सामान सामान सब नुकसान। वजह क्या है, जो किसने किया है? दिलीप ने किया जी, दिलीप कुमार ने किया है। क्यों? दिलीप बिंदल ने। क्यों किए? गुंडागर्दी करी है जी उसने, गुंडागर्दी करी, कब्जा करने के लिए है जी। किराए पर थे आप? हाँ जी। किराया दे रहे थे हर महीने? क्या जी? कुछ केस में चल रहा था, इसका क्या मामला है? केस वैसे नहीं जी, वो खाली करने की कोई न वार्निंग दी ना कुछ दी, रात जेसीबी चलवा के सारी दुकानें तोड़ दी। कोई वार्निंग दी नहीं, कुछ नहीं दिया उसने। कई लाख का नुकसान हुआ? हाँ जी, कम से कम 15-20 लाख का नुकसान है। पुलिस को शिकायत दी? पुलिस से कही है, कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस। बढ़ती खबर की और होडल के गांव बासवा में अन्नदाता किसान की लगभग 300 एकड़ धान की फसल बारिश के चलते नहर के ओवरफ्लो होने के कारण जलमग्न हो गई। ऐसे में एक तो कोरोना की मार, दूसरी ओर प्रकृति आपदा ने भी किसानों को नहीं बख्शा है। वहीं इस बात का पता चलते ही होडल विधायक जगदीश नायर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया, जहां किसानों ने विधायक के सामने अपना दुखड़ा रोया। मौके पर पहुंचे होडल से विधायक जगदीश नायर ने किसानों की इस बात पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस समय के बारे में किसानों ने अवगत कराया था, जिसके बाद उन्होंने जिला उपायुक्त नरेश नरवाल से इस बारे में भी बात की थी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ मौके पर पहुंचे और मौके का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण नहर के ओवरफ्लो होने के कारण बरसात और नहर का पानी किसानों की करीब 300 एकड़ फसल में भर आया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के समाधान को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम साहब और सारा जो हमारा अधिकारी का तंत्र है इस जल को निकालने के लिए, वो हमें यहाँ मुहैया कराया और इसके निकासी के लिए हम ये विचार कर रहे हैं कि पानी जाए तो जाए कहाँ, इसका रास्ता कोई दिख नहीं रहा।
किसानों के साथ बैठ के इस समस्या का समाधान, माननीय हमारे एसडीएम महोदय हैं, उन्होंने मीटिंग तय की है मंगलवार को। मंगलवार की मीटिंग में ये तय करते हैं और अभी तुरंत इनको कुलावे की इन्होंने मांग की है, इनको कुलावे मुहैया करा दिए जाएंगे घंटा 2 घंटा के अंदर। अभी एसडीएम साहब को मैंने कहा है कि भी आप इनका कुलावे का इंतजाम करें, तो कुलावे का इंतजाम हो जाएगा, उससे इनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। दूसरा, हमारी यहाँ कट लगा रही है जेसीबी, अभी आप देख रहे हैं, उससे भी ये पानी डाउन जाएगा और ये समस्या का समाधान अभी तो अर्ली तौर पर यही हो सकता है। इसमें एक नहर खोद के बड़े पाइप दबाए जाएं, वो एक जो है लॉन्ग टर्म इसका इलाज हो सकता है, जिसके लिए जब ये पानी सूख जाएगा तो सर्वे करा के, पैमाइश करा के वो प्रपोजल तो एक बनाई जाएगी। लेकिन जो फिलहाल है उसमें जो सुझाव आया है कि फौरी तौर पे हम क्या राहत दे सकते हैं, उसमें 4-5 कुलाबे 24 इंची के वो प्रोवाइड अगर हो जाएं तो उससे जो है कि कुछ समय के लिए जो है उनको राहत मिल सकती है। और ये खराबा जो व्यापक स्तर पे फैल रहा है जल भराव के कारण, इसमें कुछ कमी आ सकती है। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि पब्लिक हेल्थ वालों से कोऑर्डिनेट करके जो है कि इनको 4-6 बड़े कुलाबे 24 इंची के वो प्रोवाइड कर दिए जाएं, जिससे कि कुछ हद तक जो ये पानी की समस्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से कुलाबे देते ही ये समस्या काबू में आ जाएगी, इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इतना इंश्योर कर। खबर की ओर, लोहारू विधानसभा क्षेत्र में शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शुरू की गई। संयोजक कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर इस यात्रा का शुभारंभ किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान है कि किसानों ने देश की आन और बान के लिए तिरंगा उठाया है, शहीदों के सम्मान के लिए खड़े हुए। देशभक्ति की लहर लोहारू से शुरू हुई है, ये कालका तक पहुंचेगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल का बयान है कि तिरंगे के लिए कुर्बानियां दी हैं, उनके सम्मान में देश व राष्ट्र पहले, पार्टी बाद में है। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसानों ने देश की आन बान के लिए तिरंगा उठाया है, शहीदों के सम्मान के लिए वो खड़े हुए हैं। देशभक्ति की लहर लोहारू से शुरू हुई है और ये कालका तक पहुंचेगी। तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सौभाग्य हमारा ये है कि प्रदेश में पहला कार्यक्रम लोहारू हल्के से शुरू हुआ और हमारा ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है और जो हजारों की संख्या में शहीदों की याद में तिरंगे के सम्मान में जय जयकार करते हुए किसान जो आए हैं, अविस्मरणीय दृश्य देखने को मिला है। और इन सभी किसान भाइयों को, क्षेत्रवासियों को मैं नमन करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह से इन्होंने प्यार दिखाया है, जो आशीर्वाद इन्होंने दिया है, ये आशीर्वाद बना के रखें। हम इनके सेवक हैं, ये हमारे मालिक हैं। जब तक सेवा का मौका देंगे, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपकी सेवा करता रहेगा। इस यात्रा के अंदर कितनी भागीदारी ट्रैक्टरों की रही है, कितने लंबे लंबे इसमें? कोई गिनती नहीं है, भागीदारी की कोई गिनती नहीं है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, दूसरे व्हीकल भी हैं, ढोल नगाड़े भी हैं, तिरंगे भी हैं। ऐसा वातावरण बन गया है देशभक्ति का और ये होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि अपने शहीदों को याद करें, देशभक्ति के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, तिरंगे के लिए जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, उन सबको सम्मान दें। और हमारे जो जिन्होंने संविधान दिया, बाबा साहब अम्बेडकर, रविदास जी या वाल्मीकि जी या और बहुत बड़े बड़े जो हमारे समाज सुधारक हुए हैं, उनकी याद में भी हम सरकारी तौर पर कार्यक्रम करते हैं। हमारी नीति ये है। चलिए खबरों में बात करेंगे झज्जर की। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री और झज्जर के विधायक गीता भुक्कल ने प्रदेश व केंद्र की बीजेपी सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ियों का मनोबल टूटा है। अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गीता भुक्कल ने कहा कि दोनों ही सरकार की गलत खेल नीतियों की वजह से खिलाड़ी हतोत्साहित हुए हैं। बीजेपी सरकार के शासनकाल में ना ही खेल पर और ना ही खिलाड़ी पर और यहाँ तक कि खिलाड़ियों के डाइट पर सरकार ने कोई ध्यान दिया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को सरकार द्वारा घोषित अपनी इनाम राशि को भी पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा शासनकाल में पदक लाओ और पदक पाओ की नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा था और कांग्रेस की खेल नीति का
का ही परिणाम था कि उस दौरान दूसरे प्रदेश के भी खिलाड़ी ये महसूस करते थे कि यदि वो हरियाणा में पैदा हुए होते तो उन्हें रोजगार मिलने के साथ साथ वो भी करोड़पति बन जाते। लेकिन मौजूदा शासनकाल में हुड्डा शासनकाल की खेल नीतियों को पूरी तरह से बदल दिया है और आज हमारे हरियाणा का खिलाड़ी हतोत्साहित है। उन्होंने ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि हरियाणा के ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी किसी भी तरह अपने मनोबल को कम नहीं होने देंगे और पूरे दमखम के साथ मेडल जीतकर भारत की झोली में डालेंगे। बनी है, चाहे केंद्र की सरकार की बात करूं चाहे राज्य की बात करूं, बड़ा दुख होता है हरियाणा जैसा प्रदेश जो कि मेडल्स की पदक तालिका में सबसे आगे होता था और तिरंगे को बड़े ही शान से वहाँ पर जो है वो फहराने का काम करते थे। इन्होंने ना खिलाड़ियों पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की डाइट पर ध्यान दिया, ना खिलाड़ियों की जो इनामी राशि थी ना उस पर ध्यान दिया। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में जब कांग्रेस की सरकार थी, पदक लाओ और पद पाओ की जो नीति थी, हमने कितने इंस्पेक्टर भर्ती किए, हमने कितने डीएसपी भर्ती किए, कितने सब इंस्पेक्टर भर्ती किए, करोड़ों रुपए की सम्मानजनक राशि खिलाड़ियों को देकर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। हमें वो अच्छे दिन याद आ रहे हैं जिस समय दूसरे राज्य के खिलाड़ी ये कहते थे कि काश हम हरियाणा राज्य में पैदा होते तो हम लोग अपने खेल के बढ़ावे के साथ साथ हम करोड़पति भी बन जाते और रोजगार भी मिलते। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, एक भी ऐसा व्यक्ति बता दे जिस खिलाड़ी को इन्होंने रोजगार देने का काम किया हो। इनाम की राशि आज हमें बड़ा दुख होता है। मनु भाकर हमारे क्षेत्र की गोरिया गांव की बेटी है, उसके पिताजी ने जब संदीप सिंह जो यहाँ के खेल मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सबसे मिले कागज लेकर 10 से 12 करोड़ रुपए की इनाम राशि थी जो कि उसकी पेमेंट नहीं की। तो ऐसे में हमारे खिलाड़ी जो है हतोत्साहित हुए। हमारे क्षेत्र का वीरेंद्र गुंगा पहलवान है जो कि ओलंपिक मेडल्स लेकर आया उसमें ओलंपियाड में, जो कि डेफ एंड डम के लिए होता है, आज तक उसकी राशि नहीं दी। कितने सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको कि कोर्ट का रास्ता कोर्ट के थ्रू जो है अपना पैसा लेना पड़ा। मैं समझती हूँ इतनी निकम्मी सरकार है। इस सरकार की नीतियों की वजह से इनके मिनिस्टर हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, अनिल विज जी पहले थे, अब इन्होंने कभी भी। बढ़ेंगे अगली खबर की और। बीजेपी की 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, लेकिन इसी तिरंगा यात्रा पर कांग्रेस ने सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस ने हल्का बादली विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने बीजेपी द्वारा निकाली जा रही इस तिरंगा यात्रा को भाईचारा बिगाड़ो यात्रा व खून खराबाई कराने वाली यात्रा बताया। जिला मुख्यालय पर मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर वत्स ने कहा कि हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश को पता है कि बीजेपी कितने और कैसे देशभक्त हैं। पूरे देश तिरंगा को सलाम करता है, लेकिन इस तिरंगा यात्रा के बहाने बीजेपी का मकसद क्या है, इस बात को सभी भली भांति जानते हैं। बीजेपी का केवल एक ही मकसद है कि कैसे आपसी भाईचारा बिगाड़े। लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने से पूर्व बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ये बताना बेहद जरूरी है कि उन्होंने अपने आरएसएस के कार्यालय पर एक तिरंगा यात्रा क्यों नहीं निकाली। वत्स ने जोर देकर कहा कि बीजेपी का मकसद केवल भाई से भाई को लड़ाना है। देशभक्ति का सर्टिफिकेट देश का कोई भी व्यक्ति बीजेपी से लेने के लिए इच्छुक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज बेरोजगारी पूरे देश में चरम पर है, देश की दिशा और दशा दयनीय है। उन्होंने कहा कि फिर भी कांग्रेस चाहती है कि परमात्मा बीजेपी को सद्बुद्धि दे ताकि वो गरीब किसान, कमेरे व आमजन के हित की बात सोचे और उसे क्रियान्वित रूप से दे सके। ये तिरंगा यात्रा नहीं है, ये भाईचारों तोड़ो और खून खराबा कराओ यात्रा है। हम भी इस देश के तिरंगे को सलाम करते हैं। ये तिरंगा सबका प्यारा है, पर मैं हरियाणा की जनता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी जो चाल चल रही है उसमें आपसी भाईचारा खराब ना करें। ये जितने देशभक्त हैं हम सब जानते हैं। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कहना चाहूँगा, आप तिरंगा यात्रा निकालते अच्छी बात है, पर आप आज तक आपने आरएसएस के ऑफिस के ऊपर आज तक तिरंगा झंडा लगाया? ये देश को और प्रदेश को बांटने का काम कर रहे हैं। खासकर मैं किसान भाइयों से, हरियाणा की जनता से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इनकी चाल में ना आए। ये भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं। इनकी तिरंगा यात्रा जैसी है वो सब जानता है, ये दुनिया और ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इनकी तिरंगा यात्रा नहीं, ये भाईचारों को लड़ाना और तोड़ना, खून खराबा कराने वाली यात्रा करना चाहते हैं। और ये हमारे देश और प्रदेश को कोई देशभक्ति सिखाने वाला नहीं, ना इन सामने सर्टिफिकेट लेना। हम प्रत्येक इस देश का, इस हिंदुस्तान का, इस प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति
देशभक्त है और उनके अंदर देशभक्ति की भावना है, तो ठीक है निकालिए, पर जो समय है। खबरों में बात करेंगे अब करनाल की पहाड़ी इलाकों के साथ कई प्रदेशों में चल रही बरसात के बाद जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं बरसात के कारण करनाल में सब्जी के दामों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिस कारण आम आदमी काफी परेशान नजर आ रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब आम आदमी की थाली में सब्जी गायब हो जाएगी। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम के साथ सब्जियों के दाम बढ़ने लगे हैं और लोग काफी परेशान हैं। सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आए लोगों ने बढ़ते दामों को सुनकर कहा कि जिस तरह से सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं उससे हर वर्ग का बजट बिगड़ गया है, चाहे वो अमीर वर्ग हो या फिर गरीब। वहीं जब सब्जी के दाम का बढ़ने का कारण सब्जी विक्रेताओं ने पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बरसात के कारण किसानों के खेतों में खड़ी हुई फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, जिस कारण सब्जी के दामों में तेजी से उछाल आया है। सब्जी के दामों की बात करें तो 20 से 25 किलो बिकने वाला लाल टमाटर 40 से 50 रुपए के हिसाब से बिक रहा है। प्याज के रेट की बात करें तो प्याज पहले 20 रुपए किलो के हिसाब से बिका करती थी, जो अब 40 किलो तक बिक रही है। अन्य हरी सब्जी की बात करें तो 30 रुपए किलो बिकने वाली हरी तोरी अब 50 रुपए बिक रही है और हरा धनिया 100 रुपए किलो बिक रहा है। बैगन भी 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हैं। आज टमाटर लेने के लिए 40 रुपए किलो, घिया 40 रुपए किलो, क्या कोई खा सकता है? आलू महंगा, हर चीज़ महंगी, सब परेशान है, हर लोग परेशान है। रसोई का बजट भी, हर चीज़, दालना, घी, तेल, सब चीज़ महंगी है भाई, हर चीज़ महंगी है बेटे। हाँ, अब कम से कम हो जाए तो बहुत अच्छी बात है सबके लिए। हाँ, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ सस्ती नहीं है, सब कुछ हर चीज़ बिगड़ रही है, हर चीज़ दाला दूला सब महंगी हो। वो तो सब कोई चाहता है, हर कोई चाहता है भाई कम रेट हो। अब जैसे तेल के कितने रेट बढ़ गए, हर कोई परेशान है, रोटी कुछ बढ़ रहा है, हर कोई परेशान है। लॉकडाउन में, कोरोना में काम धंधे है नहीं किसी के, हर कोई आधे तो भूखे मर रहे बेचारे ताज़ा कमाने के अभाव में। इस महीने 5-10 रुपये किलो बढ़ा है सब सब्जियों का। बढ़ने का कारण ये है कि जो बरसातें गिरी है, बरसात में जो है ज़िम्मेदारों का कम से कम खेत जो है सब्जी खराब हो जाता है जी। कई ज़िम्मेदार तो ऐसे थे 6-6 किले ज़मीन में गोभी लगा रखे थे, बेचारों के 6-6 किले ज़मीन की गोभी सारी ख़राब हो गई है। अब सामान कम होगा जी तो रेट तो बढ़ेगा ही। बाकी सब्जी का तो मौसम के ऊपर है जी, मौसम ठीक होगा सब्जी का दाम अपने आप ही कम हो जाएगा जी। जैसे बढ़ी है उससे रसोई का बजट भी बिगड़ जाएगा। हाँ जी, रसोई का बजट तो ज़रूर बिगड़ेगा जी। जिसका सिस्टम 500 रुपये हफ्ते का है और उसका चला जाए 800-900 रुपये हफ्ते का, वो तो बजट तो बिगड़ेगा ही जी। अभी क्या रेट चल रहा है सब्जी, आलू, प्याज, टमाटर का क्या कुछ है? देखो जी, प्याज पहले 20 से 25 था, अब इस टाइम 30 रुपये किलो के लगभग है। आलू 10-12 था जी, तो चलो आलू। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।